प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। 10 का वार सीरीज के तहत सीरीज नंबर 7 कल आपको दी गई थी। सीरीज नंबर 7 के तहत 9 तारीख के प्रश्नों के उत्तर बताए गए थे और 10 अगस्त के 10 प्रश्न आपको दिए गए थे। अब बारी है उन 10 क्वेश्चंस के आंसर की। उम्मीद है कि आप लोगों ने उन क्वेश्चंस के आंसर को खोज लिया होगा और अब बारी है मिलाने की। इस 10 क्वेश्चन को इतने हल्के में मत लीजिएगा, अच्छे से करिए, काफ़ी कुछ पढ़ भी लेंगे और काफ़ी कुछ जान भी जाएंगे। तो आते हैं 10 अगस्त के प्रश्नों के उत्तर पर। पहला क्वेश्चन अपना था, असम तथा उड़ीसा राज्य किस अधिनियम का परिणाम थे। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने कल वीडियो में ही बता दिया था, हो सकता है आप लोगों ने ध्यान दिया हो। भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। और इसके तहत क्या किया हुआ, इसके तहत दो चीजें हुई प्रमुख रूप से। भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत पहले तो बर्मा को अलग कर दिया गया भारत से, ठीक है, वो कल हमने देखा था। और उसके बाद ब्रिटिश भारत में दो नए प्रांत बनाए गए बंगाल से अलग करके, एक बना उड़ीसा और एक बना असम। ठीक, तो उस हिसाब से 1935 या भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ब्रिटिश भारत के प्रांतों की संख्या हो गई 11 और 1935 के पहले संख्या थी 9। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि पूछ सकता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी थी, तो हो गई 11, दो नए प्रांत उड़ीसा और असम। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 1937 के चुनाव के तहत 1937 के चुनाव के तहत पंजाब में किस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, तो दूसरे का आंसर जो है वो है यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और पंजाब के जो मुख्यमंत्री बने उनका नाम था सिकंदर हयात खां। सिकंदर हयात खां। ठीक है, ये इसलिए लिखवा दिया जाता है ना, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा हुआ है, क्योंकि यहाँ ध्यान रखना है कि जो आज हम पंजाब देख रहे हैं, तो जो भारत में पंजाब है वो तो है ही है, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है उससे लगा हुआ। तो पंजाब वो राज्य था, जब विभाजन हुआ ना तो आधा आधा बढ़ गया, आधा पंजाब चला गया पाकिस्तान में और आधा पंजाब आ गया भारत में। ठीक है, जबकि इनकी ये डिमांड थी कि पूरा पंजाब चला जाए पाकिस्तान में, लेकिन धर्म के आधार पर जब बंटवारा हुआ तो पश्चिमी उस समय जो है पश्चिमी पाकिस्तान, आज का जो पाकिस्तान था, जब विभाजन हुआ ना तो भारत के नक्शे में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश जो आज है वो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान बना और जो आज का पाकिस्तान है उसको हम पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में जानते हैं। ठीक है, फिर बांग्लादेश का 1971 में बांग्लादेश नया देश बना, उसके बाद पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान के नाम से जाना जाने लगा गया। ठीक है, तो अब इसको अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग को सर्वाधिक सीटें किस प्रांत से मिली, उसके सीटों की संख्या कितनी रही तथा उस प्रांत में मुस्लिम लीग ने किस पार्टी के सहयोग से सरकार बनाई। ठीक है, तो इसका आंसर है 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बंगाल। ठीक है, और कितनी सीटें उसको मिली, 40 सीट। तो ये ध्यान रख लेना है कि सबसे अधिक सीट मुस्लिम लीग को बंगाल से ही मिली। रीजन स्पष्ट है, क्योंकि बंगाल को भी हम दो भागों में बांट कर देखते हैं, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। बंगाल सबसे बड़ा प्रांत था, यही वजह थी कि लॉर्ड कर्जन ने 1909 में बंगाल का विभाजन प्रशासनिक आधार पे बता करके किया, लेकिन अगर देखा जाए तो उसने धर्म के आधार पर किया था, क्योंकि पूर्वी बंगाल में मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी और पश्चिमी बंगाल में हिंदू आबादी ज़्यादा थी। और जब पाकिस्तान बना तो मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान हो गया और हिंदू आबादी वाला क्षेत्र पश्चिम बंगाल के नाम से भारत का राज्य बन गया। ठीक है, तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो किसके सहयोग से सरकार बनाई, तो इसका आंसर है कृषक प्रजा पार्टी। ठीक है, कृषक प्रजा पार्टी के सहयोग से मुस्लिम लीग ने बंगाल में सरकार बनाई। लेकिन यहाँ ध्यान रख लेना है कि भले सरकार बनाई, लेकिन कृषक प्रजा पार्टी के जो संस्थापक थे वही बने बंगाल के सीएम भी। ठीक है, तो उनका नाम था फजलुल हक। ठीक है, तो इसको यहाँ से जोड़ लीजिए, सीएम भी कौन बना, फजलुल हक। तो दो सीएम मैंने अलग आपको बताए, एक तो पंजाब का और एक यहाँ बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1937
में बम्बई में इंडिपेंडेंस पार्टी तथा पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना क्रमशः किसने की थी? तो मुंबई में जो इंडिपेंडेंस पार्टी बनी उसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यूनियनिस्ट पार्टी जो पंजाब में बनी उसकी स्थापना की थी अफजल हुसैन ने, अफजल हुसैन, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि 1937 के चुनाव के तहत क्षेत्रीय पार्टी के रूप में इंडिपेंडेंस पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। वैसे ये क्वेश्चन पूछता है कि पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के रूप में क्षेत्रीय पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो अफजल हुसैन। और दोनों पार्टियों की स्थापना का समय एक ही रखेंगे, 1937, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, दिल्ली चलो आंदोलन कब तथा किसने तथा कहाँ से प्रारंभ किया? तो इस संदर्भ में एक चीज ध्यान रख लेना है कि दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस, लेकिन यहाँ हमने दिल्ली चलो का नारा नहीं पूछा है, हमने पूछा दिल्ली चलो आंदोलन, ठीक है। तो ध्यान रख लेना है कि एक प्रस्ताव आया था, आगे मैं वो क्वेश्चन में दूंगा, ठीक है। उस प्रस्ताव के ही विरोध स्वरूप महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह प्रारंभ किया था जिसको नाम दिया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। तो उसी व्यक्ति क्वेश्चन ये, चाहे दिल्ली चलो कह लिया जाए चाहे व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। तो इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा नाम है दिल्ली चलो आंदोलन। कब? तो 17 अक्टूबर 1940। किसने? तो मैंने नाम बता ही दिया है, महात्मा गांधी। कहाँ? वर्धा, महाराष्ट्र, ठीक है। तो पूरा आंसर इसी में आपके पास, वर्धा महाराष्ट्र। और एक चीज यहाँ जोड़ लीजिएगा, पवनार आश्रम, पवनार आश्रम, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं यहाँ मौखिक बता दे रहा हूँ क्योंकि आगे चल के मैं क्वेश्चन में दूंगा, वो ये है कि पहले सत्याग्रही कौन रहे व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत? महात्मा गांधी ने तो आंदोलन कर दिया, लेकिन सत्याग्रही कौन रहे? तो पहले सत्याग्रही रहे विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन रहे? तो दूसरे सत्याग्रही रहे जवाहरलाल नेहरू। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, ध्यान बना कर रख लेना है वनडे एग्जाम के लिए, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ हुआ, महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया और जगह थी पवनार आश्रम, वर्धा, महाराष्ट्र, ठीक है। और आगे ये ध्यान रखना है कि पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किन 2 कारणों से सामूहिक त्यागपत्र दे दिया? ठीक है। तो यहाँ जो 2 कारण बताए गए हैं, पहला कांग्रेस की सहमति के बिना, कांग्रेस की सहमति के बिना, उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना, ये तो हो गया पहला कारण कि कांग्रेस की सहमति के बिना अंग्रेजों ने क्या किया, भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। यानी कि वो सैनिक जो अंग्रेजी फौज में थे वो इंग्लैंड की तरफ से या ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए उन देशों के विरुद्ध चले गए जो जिनसे ब्रिटेन लड़ा था, जैसे जापान, ठीक है। तो आगे ध्यान रखना है कि एक कारण और मैंने पूछा था कि 2 कारण, ठीक है। दूसरा कारण है कांग्रेस के युद्ध, कांग्रेस के युद्ध के उद्देश्य की घोषणा तथा युद्धोपरांत
तथा युद्धोपरांत भारत की स्वतंत्रता की मांग की उपेक्षा। भारत की स्वतंत्रता की मांग की उपेक्षा तो कैसे समझेंगे? ठीक है, तो पहले तो समझ में आ गया कांग्रेस की सहमति के बिना अंग्रेजों ने जो है भारतीय सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में लगा लिया अपनी तरफ से। दूसरा पॉइंट है कांग्रेस के युद्ध के उद्देश्य की घोषणा। तो कांग्रेस ने कहा कि ये युद्ध जिसमें भारतीयों को लगाया जा रहा है, किस उद्देश्य से भारतीयों को लगाया गया, क्योंकि कांग्रेस का ये मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है तो अच्छा मौका है ब्रिटेन की सरकार के साथ सौदेबाजी करने का, कि हम ठीक है, हम द्वितीय विश्व युद्ध में आपका साथ देंगे, लेकिन देश के विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, यही मामला था और अंग्रेजों ने इन दोनों चीज़ों की उपेक्षा कर दी। इससे रुष्ट होकर कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडलों को ये आदेश दिया कि सारे मंत्रिमंडल, हमने कल क्या देखा था कि 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई, 5 में बहुमत के साथ बनाई थी और 3 में गठबंधन करके बनाई थी। तो वहाँ अपने सारे मंत्रिमंडल को उन्होंने आदेश दिया कि सब एक साथ इस्तीफा दे दें। तो 3 दिन के भीतर 8 कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन करंट से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव कौन है तथा हाल ही में वह क्यों चर्चा में रहे? ठीक है, तो 7 नंबर का आंसर है राजीव गाबा। क्यों चर्चा में रहे? राजीव गाबा चर्चा में इसलिए रहे कि सरकार ने क्या किया है, तीसरी बार इनकी सेवा में 1 साल का विस्तार किया। ठीक है, सेवा में 1 वर्ष का विस्तार, और कितनी बार ये भी ध्यान रख लेना है, तीसरी बार। ठीक है, तो सरकार के पास ये अधिकार होता है कि कोई ऐसा अगर अधिकारी है जिसकी ज़रूरत है भारत को, तो इस आधार पे सरकार उसके कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वृद्धि कर सकती है। तो राजीव गाबा कैबिनेट सचिव हैं अभी भी, तो इनके कार्यकाल में तीसरी बार सरकार ने 1 साल की वृद्धि कर दी है। अब ये ध्यान रख लेना है कि 30 अगस्त 2023 को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। ठीक है, हो रहा था, ये ध्यान में रखना है। 30 अगस्त 2023 को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन सरकार ने समाप्त होने से पहले ही 1 वर्ष का एक्सटेंशन यानी 1 वर्ष की वृद्धि इनके कार्यकाल में कर दी है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मीठी क्रांति या स्वीट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? ठीक है, तो यहाँ ध्यान रख लेना है मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना। ठीक, एक शब्द में इसका आंसर दीजिए, मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना। ठीक, तो सरकार क्या चाहती है कि गुणवत्तापूर्ण शहद सबको मिले और अन्य शहद से बनने वाले उत्पादों में तेजी लाई जाए। तो ऐसा कब हो सकता है? जब मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जाए। और मधुमक्खी पालन को साइंस में किस नाम से जानते हैं, या साइंटिफिक भाषा में क्या कहते हैं? एपीकल्चर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है कि एपीकल्चर किस विद्या से जुड़ा हुआ है? तो मधुमक्खी पालन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। संसदीय राजभाषा की 38वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर 9 हम देख रहे हैं। तो एक चीज ध्यान रख लेना है कि ये जो देख रहे हैं ना शब्द हमने इसमें जोड़ा हुआ है संसदीय। ठीक है, संसदीय राजभाषा की 38वीं बैठक का आयोजन। तो संसद शब्द जुड़ा है, यानी ये बैठक संसद में ही होगी, और संसद कहाँ पे है? नई दिल्ली। ठीक, नई दिल्ली, ये तो हो गई जगह। आगे हमने क्वेश्चन में जुड़ा हुआ था कहाँ किया गया तथा इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नई दिल्ली, गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक की अध्यक्षता की। अब 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस समुदाय को जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया? इस समुदाय का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है, इस समुदाय का नाम है हट्टी, और कहीं कहीं हमको लिखा मिलता है इसी समुदाय का नाम हाटी। तो दोनों लिख लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हट्टी समुदाय
किस राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश। अगर कभी भूले भटके अगर पूछ ले जिला तो सिरमौर जिला। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की एक समुदाय है, तो उसे जनजाति का दर्जा देने के लिए 16 दिसंबर 2022 को लोकसभा में बिल प्रस्तुत किया गया, 26 जुलाई 2023 को राज्यसभा में बिल प्रस्तुत किया गया और अगस्त में राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए और जिससे हट्टी समुदाय को जनजाति का दर्जा मिल गया। अब यहाँ ध्यान रख लेना है कि किसी भी समुदाय को अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का दर्जा अगर देना होगा ना, तो न तो केंद्र सरकार सीधे दे सकती है, न ही कोई राज्य सरकार दे सकती है। ठीक है, आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने 2017 में कुछ जातियों को एससी का दर्जा प्रदान किया गया था, लेकिन तुरंत उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। रीजन ये है कि किसी भी जाति को या किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का जो कार्य है वो राष्ट्रपति के बिना सिग्नेचर के नहीं होगा। हाँ, राज्य ऐसा प्रस्ताव अपने विधानसभा में लाएगा, वहाँ से पारित होने के बाद भेज दिया जाएगा राज्यपाल को, राज्यपाल भेजेंगे उसको राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति इसको रखवाएंगे संसद के पटल पर, संसद में पारित होने के बाद फिर दोबारा वो प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति अगर हस्ताक्षर कर देते हैं तब उस समुदाय को जनजाति का दर्जा दे दिया जाएगा। सीधा सा फार्मूला है, इसी फार्मूले पे हर काम होना है। ठीक है, तो ये रहे 10 क्वेश्चन। अब आते हैं 11 तारीख के 10 क्वेश्चन पर। हाँ तो विद्यार्थियों, अब आपके सामने हैं 11 अगस्त के 10 प्रश्न। ये आपके सामने स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं पढ़ देता हूं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है अगस्त प्रस्ताव कब तथा किसके द्वारा लाया गया। दूसरा क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन कब तथा किसके नेतृत्व में आया। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे। क्वेश्चन नंबर 3, किसने क्रिप्स प्रस्तावों को इन्वर्टेड कॉमा में अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र कहा। क्वेश्चन नंबर 4, अगस्त क्रांति किस आंदोलन का उपनाम है, इस क्रांति की शुरुआत कब हुई। क्वेश्चन नंबर 5, वेवेल योजना कब तथा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। क्वेश्चन नंबर 6, शिमला सम्मेलन वेवेल द्वारा कब बुलाया गया। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने किस पार्टी के सदस्य के रूप में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में शीर्ष तथा अंतिम स्थान प्राप्त करने वाले देश एवं इस सूचकांक में भारत का स्थान। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के नए समस्थानिक की खोज की है, इसका नाम क्या रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन है तथा इसकी खोज किसने एवं कब की थी। क्वेश्चन नंबर 10, देश का पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ स्थित है, इसका उद्घाटन कब तथा किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन है 11 तारीख के, ध्यान से इसको करिए। इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।